चलिए हम बात करेंगे अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अफबाऊ प्रिंसिपल। हिंदी में बोलते हैं इसको अफबाऊ का सिद्धांत। इम्पॉर्टेंट है, ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है और आपके 11th में भी है, दोनों क्लासेस में है। देखिए क्या होता क्या है, अगर हम बात करें अफबाऊ प्रिंसिपल की, अफबाऊ सिद्धांत की, तो जो अफबाऊ वर्ड है अफबाऊ, बच्चों को लगता है कि भाई किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। एक्चुअल में ये साइंटिस्ट नेम नहीं होता है, ये एक जर्मन भाषा का शब्द है। ये क्या है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप। टू बिल्ड अप यानी निर्माण करना, टू बिल्ड अप। तो अफबाऊ क्या है, एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टू बिल्ड अप यानी निर्माण करना। होता क्या है, अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर हमें पता चलता है कि हम किसी भी एटम में, किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन्स को किस प्रकार से भरते हैं। इलेक्ट्रॉन में जो किसी भी एटम में इतने इलेक्ट्रॉन है उसका किस प्रकार से भरें, कौन सा इलेक्ट्रॉन कब आएगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में जाएगा, कौन से शेल में जाएगा, ये हमें अफबाऊ सिद्धांत से जानकारी मिलती है। तो अफबाऊ सिद्धांत कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षकों में जब भरे जाएंगे, ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे या शेल्स में भरे जाएंगे, तो वो ऊर्जा के यानी एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस शेल में जाएगा या उस कक्षक में जाएगा, उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे बाद में कहाँ जाएगा, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल में एंटर करेगा, उस कक्षा में, उस ऑर्बिटल में एंटर करेगा जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, सबसे कम होगी। अब इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी में क्यों जाना चाहता है। होता क्या है, एनर्जी और स्टेबिलिटी यानी ऊर्जा और स्थायित्व तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। अगर किसी भी चीज़ की एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उसका स्थायित्व कम होगा। कैसे करके, देखो हम कोई सा एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने आपको एक टॉय दे दिया, जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो उनको वो इलेक्ट्रॉनिक यानी सेल से या रिमोट से चलने वाली कार मांगते हैं बच्चे। तो क्या होता है, जब तक उस कार में जो छोटे बच्चों का टॉय है उसमें सेल चार्ज रहता है, तब तक तो कार दौड़ती रहती है, चलती रहती है, यानी उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है, तब तक दौड़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही सेल डिस्चार्ज हुआ या बैटरी डाउन हुई उसकी, तब क्या हो जाता है, गाड़ी एक जगह रुक जाती है। हम कितना भी बटन दबाते हैं रिमोट में, वो आगे नहीं बढ़ेगी। रुकने का मतलब एक जगह स्टेबल हो गई, स्थायी हो गई। नहीं, जब तक सेल चार्ज था, उसमें एनर्जी थी, तब तक दौड़ती रही, यानी वो अस्थायी थी, अनस्टेबल थी। लेकिन जैसे ही सेल डिस्चार्ज हुआ, बैटरी डाउन हुई उसकी, वैसे ही क्या हुआ कि भाई वो एक जगह रुक गई। तो यहाँ से पता चलता है कि किसी भी चीज़ की एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उसमें स्थायित्व कम होता है, स्टेबिलिटी कम होती है, और एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम आपको ही कहें कि भाई आपको 4 दिन खाना नहीं दिया जाए, तो क्या होगा आपका हाल। क्या हमने कहा 4 दिन खाना नहीं दिया जाए और क्या आप दौड़ लगाओ, क्या दौड़ लगा पाओगे? कि भाई जब आपको खाना नहीं मिलेगा, इसमें आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी। 4 दिन खाने नहीं देने पर आप चल फिर नहीं पाओगे, इतनी एनर्जी नहीं बचेगी, तो आप चल फिर लाओ, दौड़ना तो बहुत दूर है। तो जब एनर्जी नहीं होगी तो हम एक जगह चारपाई पे या जहाँ बहेंगे वहीं बैठे रह जाते हैं। यानी जब एनर्जी कम होगी तो स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाते हैं, वो शेल में सबसे पहले जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि कम एनर्जी में जाने पर उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, उनका स्थायित्व तो ज़्यादा होगा। क्योंकि हर कोई चाहता है, जैसे हम चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, हम सब चाहते हैं कि हम स्टेबल रहें, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स और जो एलिमेंट हैं, जो तत्व हैं, वो भी चाहते हैं वो स्टेबल रहें, स्थायी रहें और उनकी एनर्जी मिनिमम हो। तो अफबाऊ सिद्धांत के अकॉर्डिंग, अफबाऊ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस शेल में एंटर करता है, प्रवेश करता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, यही अफबाऊ प्रिंसिपल कहलाता है।
आबाउ प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए एक डायग्रामेटिकली डायग्राम एक एक्सप्लेन किया जाता है, डायग्राम दिया जाता है। तो अगर हम उसको बना के देखें कुछ इस तरह से, बनाने का तरीका देख लेना। हमने क्या किया, अब तक जो एलिमेंट ज्ञात हुए हैं उनमें लगभग 7 शेल पाए गए। तो हम यहाँ से 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि पहले शेल में ये क्या है, नंबर ऑफ शेल लिखे हुए हैं, ठीक है। हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे तो वहाँ देखिए फर्स्ट शेल में सिर्फ s सब शेल होता था, p नहीं होता। p हमें कहाँ से मिलता था, सेकंड में जाकर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 2p 3p और आपका 4p 5p 6p और ये 7p, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो p है वो सेकंड शेल में भी है, थर्ड शेल में भी है, फोर्थ में भी है, 5 में भी है, 6 में भी और 7 में है, लेकिन फर्स्ट में p नहीं होता, पहले शेल में p नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे d की। तो d क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखने को दिया तो 3d मिलता था, 2d कभी नहीं होता, क्योंकि सेकंड शेल में d होता ही नहीं है। तो यहाँ से हमें 3d 4d 5d और ये 6d, 7 में भी d ऑर्बिटल नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब f की बात करें तो f सिर्फ और सिर्फ फोर्थ शेल में और फिफ्थ शेल में मिलते हैं, यानी f ऑर्बिटल्स हैं वो कहाँ मिलते हैं, चौथे और पांचवें में मिलते हैं। तो देखो फर्स्ट शेल में क्या है, सिर्फ s सब शेल हैं, सेकेंड शेल में क्या है, s और p हैं, थर्ड शेल में क्या है, s भी है, p भी है और d भी है, फोर्थ शेल में क्या है, s है, p है, d है और f भी है, फिफ्थ में भी हमारा क्या है, s है, p है, d यानी चारों शेल हैं। तो यहाँ से क्या निकलता है, पता चलता है कि फोर्थ और फिफ्थ शेल ऐसे हैं जहाँ s p d f चारों सब शेल मिलते हैं। तो देखो अबाउ प्रिंसिपल से हमें दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ चौथे और पांचवें शेल हैं जहाँ चारों सब शेल दिख रहे हैं, चारों उपकोष दिख रहे हैं, बाकी किसी में चारों उपकोष नहीं दिख रहे हैं। 6 की बात करें तो s है, p है और d है, 7 में जाकर हमारा s और p ही रह जाते हैं। तो देखिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखा था, मुख्य क्वांटम संख्या, ये क्या बताती है, हमें कोशों की संख्या के बारे में बताती थी, नंबर ऑफ शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। तो आगे जो संख्या लिखी है, नंबर लिखी है, ये क्या नंबर ऑफ शेल है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो देखो भाई अब एनर्जी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सबसे कम वाली में जाएगी। तो अगर हम आपसे पूछे बताइए सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, 1s की सबसे कम एनर्जी होगी। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ठीक है, यहाँ गया, अब ये पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ ही कन्फ्यूजन हो जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से सीधे यहाँ लगा देते हैं एरो ना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम लेके गए, यहाँ पूरा वापस गए, फिर जाकर आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा। अब देखो जब ये भी पूरा भर जाएगा तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, यहाँ से लौट के। अब हम अगर आपने यहाँ से यहाँ भर दिया फिर गलत हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, वापस जाएंगे, इसके बाद p में जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएगा, आपका s में जाएगा, ठीक है। अब s भी पूरा भर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इधर से 3p में जाएंगे, ठीक है। जब 3p पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s में जाएगा, और जब 4s पूरा भर जाएगा तब कहाँ जाएगा, हमारे पास 3d में जाएंगे, ठीक है। 3d पूरा भर जाएगा तब कहाँ, 4p में पहुँचेगा इलेक्ट्रॉन, 4p पहुँचा, 4p भर गया तो कहाँ मिलेगा, 5s में जाएगा, 5s भी पूरा भर गया, फिर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, आपका 4d में जाएगा, ठीक है। 4d जब पूरा भर जाता है तब 5p में जाता है, 5p पूरा फिल हो जाता है तब 6s में जाता है। अब जब 6s पूरा भर गया तब कहाँ गया इलेक्ट्रॉन, आपका 4f में जाएगा, ठीक है। अब जब 4f पूरा भर जाता है तब कहाँ जाएगा, आपका 5d में जाता है, 5d भी पूरा भर गया तो 6p में जाएगा, और 6p पूरा भर गया फिर 7s, और यहाँ से चल के इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, 5f, 5f से 6d, और सबसे लास्ट में आपका 7p में जाता है। दिस इज कॉल्ड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल।
अफबाउ सिद्धांत का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फिल होता है। तो सबसे पहले कहाँ भरा गया इलेक्ट्रॉन 1s में, और सबसे लास्ट में कहाँ गया 7p में जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से तो यहाँ पता चला सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी 7p की होती है। तो देखो जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमारी तरह आदत के होते हैं, जो टेंडेंसी जो प्रवृत्ति हमारी है वही इलेक्ट्रॉन की होती है। जैसा हम चाहते हैं वैसा ही इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन ने क्या चाहा था कि भाई हम वहाँ जाएं जिसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो जैसे अगर हमने आपसे कहा कि भाई आप कहीं ना घूमने गए, राइट, आपको कहीं घूमने के लिए भेजा और गर्मी का मौसम है बहुत ज़्यादा, तो आप घूमने के लिए गए, मान लीजिए किसी हिल स्टेशन में गए या फिर ऐसी जगह गए जहाँ गर्मी होती है। तो क्या हुआ, आप पूरे घूमते घूमते आपको शाम हो गई, अब आपको ठहरने के लिए रूम चाहिए होगा, बहुत गर्मी हो रही है। आप किसी होटल में गए, वहाँ से आपने कहा कि भाई वहाँ जाकर कहा कि हमें स्टे करने के लिए रूम चाहिए। तो जो होटल ओनर था उसने कहा भाई कि हमारे पास 4 रूम है या जितने भी रूम हैं इतने अवेलेबल हैं। उसने कहा कि भाई ये जो रूम है, पहला रूम है, इसका टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है, यानी इसका ताप 15 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसका टेम्परेचर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहता है। इस वाले रूम का 20 डिग्री सेल्सियस पे आपका कांस्टेंट रहेगा। उसने कहा इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और इसका टेम्परेचर आपका लगभग 40 के आसपास रहता है। अब सबका लगभग रेंट बराबर है, आप जो चाहे वो रूम ऑक्यूपाई कर लीजिए। तो गर्मी का मौसम है तो कौन सा रूम लेना पसंद करेंगे आप? कौन सा वाला? 15 वाला ना। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर टेम्परेचर डाउन है, इसका मतलब यहाँ रूम में एनर्जी कम होगी ना, हम आसानी से स्टेबल हो जाएंगे, आराम फरमा लेंगे बढ़िया करके, क्योंकि वहाँ हमें गर्मी महसूस नहीं होगी। हम भी चाहते हैं भाई अगर बहुत गर्मी कहीं पर हो जाए तो हम वहाँ रुक पाएंगे नहीं। अगर सडनली मान लीजिए इस रूम में एकदम से टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या आप रुक पाएंगे रूम में? ना, तुरंत निकल के भागेंगे। तो यही यहाँ से भी प्रूफ होता है कि अगर कहीं एनर्जी बढ़ती है तो स्टेबिलिटी घट जाती है। अभी आप लोग बैठे हुए नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ गया यानी एनर्जी बढ़ गई तो आप क्या करोगे? यहाँ रुक नहीं पाओगे, आप यहाँ स्टेबल नहीं रह सकते। तो देखो जब आपने सबसे पहले ये वाला रूम ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, अब कोई और आया। अब होटल मालिक ने कहा कि भाई हमारे पास 4 रूम थे, जिसमें से एक भर चुका है, अब हमारे पास ये 3 बचे हैं, इतना टेम्परेचर है। तो कोई और आया, बताइए ये कौन सा रूम लेना चाहेगा? 20 वाला ना, या फिर 40 वाला? नहीं ना, उसने कहा हमारे पास ऑप्शन है कम का, तो हम कम वाला ही लेंगे ना जहाँ कम टेम्परेचर होगा। तो भाई यहाँ आ गया, अब ये भी भर गया। अब कोई और व्यक्ति आया, उसने कहा भाई हमें भी रूम चाहिए, तो उसने फिर से कह दिया होटल वाले भाई हमारे पास 2 रूम बचे हैं, एक का 30 है, एक का 40 है, आप जो चाहे वो ले लो। तो कौन सा लेना चाहेंगे? ये 30 वाला लेना चाहेंगे। और लास्ट में जो आएगा उनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, तो उन्हें इसी में रहना ही पड़ेगा। तो यहाँ से भी देखो क्या पता चला, तो सबसे पहले कौन सा रूम भरा गया? जिसमें टेम्परेचर सबसे कम था, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा वाला, उसके बाद और ज़्यादा वाला, और सबसे बाद में कौन सा भरा गया? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा थी। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, और सबसे लास्ट में वहाँ जाते हैं जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो इनकी एनर्जी, अब देखो इनकी एनर्जी निकालने के लिए एक रूल दिया जाता है जिसको N+L रूल कहा जाता है। N+L रूल कहा जाता है। N+L रूल से हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड N+L रूल। यहाँ पर N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी मुख्य क्वांटम संख्या है, और L द्विगुणित यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, तो हमने कहा कि अगर फर्स्ट शेल है तो N के लिए वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, और अगर सेकेंड शेल है तो N की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड शेल है तो N की वैल्यू 3 हो जाएगी। जौन सा नंबर का हम शेल लेते हैं वही N की वैल्यू हो जाती है। हमने कहा 7th शेल है तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी जाकर, ठीक है।
जाकर 7 हो जाएगी इस तरह से। तो अगर हम देखें जाकर ये इसके साथ में होगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब देखो हमारे पर n प्लस रूल से हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम n प्लस रूल अप्लाई करेंगे तो किसकी ज़्यादा नहीं